चलिए आइए, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 0, बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। आइए, तो हम लोग कल क्या कर रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या कह रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्या क्या पढ़ लिया कल? सबसे पहले कल क्या पढ़ा था? एंगल के बारे में पढ़ा था। एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल दो टाइप का होता है। एक होता है आपका दो टाइप का बेसिकली यूनिट होता है। एक डिग्री सिस्टम होता है और एक क्या होता है? रेडियन सिस्टम होता है। एक होता है रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो एक डिग्री सिस्टम होता है, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। तीसरा जो आपका एंगल है, तो एंगल दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे उसको, ठीक है ना। और जब नेगेटिव कब होगा? जो क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करेंगे, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्लेन एंगल के लिए क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल के लिए क्या है? एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कल कन्वर्जन फैक्टर्स भी बताए थे। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 रेडियन इज 90 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन इज 60 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन इज 45 डिग्रीज, ठीक है। ये आपको बता दिया था मैंने। कल कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा सब याद कराया था मैंने। साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना। साइन 37 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5, कॉस 37 इज 4/5, कॉस 53 इज 3/5। समझे? याद करने बोला था मैंने। ट्राइंगल कौन सा था? 3 4 5 ट्राइंगल, 3 4 5। उसके बाद क्या बोला था? ऐसा स्प्लिट कर दो, 53 37 90। याद कर लो, ये ट्राइंगल काम का है, ठीक। चलो, ये हो गया। इसके बाद क्या कराया था? हाँ, कल इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई आप लोगों को मैंने, ASTC रूल। क्या पढ़ा? ASTC रूल। ASTC रूल क्या है? ऑल सिल्वर टी कप्स वाले रूल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है ना। ये समझ में आता है। उसके बाद 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस थीटा। वेरी गुड, ठीक है ना। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करने बोली थी, सॉल्व हो गई? सब कुछ सॉल्व कर लिए? सॉल्व करवाऊँ मैं बिगिनर्स बॉक्स? अच्छा चलो, बिगिनर्स बॉक्स सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या होगा। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है बिगिनर्स बॉक्स 1 का। तो बिगिनर्स बॉक्स 1 का सबसे पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan माइनस 30 डिग्री, ठीक है। चलो भाई, नेगेटिव साइन कौन निकल जाता है? कॉस। कॉस और सेक, बाकी कोई नहीं निकलता, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? हो जाएगा माइनस tan 30। tan 30 इज 1/√3, तो माइनस 1/√3। सीधा सीधा, एकदम आसान। चलो, साइन 120, तो साइन 120 कैसे सॉल्व करना है इसको बताओ। मैंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ दो। किसका फ़ोन लगाए हो? किसका है? निकालो फ़ोन। साइन 90 प्लस 30, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 30, अब बताओ क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 90 आया तो कॉस, उसके बाद क्या होगा? 30। कॉस 30 इज √3/2। कितना होगा? √3/2, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड है साइन 135। तो साइन 135 क्या होगा? बोलो साइन 135 क्या है? क्या लिखूंगा मैं? साइन 90 प्लस 45 डिग्रीज। ये नज़र आ रहा है क्या? दिख रहा है? अच्छा ठीक है। साइन 90 प्लस 45 बताओ क्या होगा?
साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, उसके बाद 90 आए तो क्या होगा, कॉस, कॉस 45 कितना होगा, प्लस 1/√2। समझे, ठीक है, चलो भाई क्लियर है। इसके बाद क्या है, कॉस 150, क्या है ये, कॉस 150, कॉस क्या होगा 150 डिग्री, कॉस 150 कितना है, बोलो क्या लिखूंगा मैं, कॉस, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये तो कर सकते हैं 120 + 30, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, अगर मुझे क्या करना है, cos 150 लिया तो 90 + 60 लिख दूं या 180 - 30 कर दूं, दोनों भी चलेगा, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 90 + 60, ठीक है। तो 90 + 60 में क्या होगा बोलो, अच्छा सबसे पहले 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव जाएगा, कॉस नेगेटिव है, और 90 आए तो क्या होगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो -√3/2। समझे, कॉपी करो फिर आगे कराता हूँ। किनका नहीं हुआ है, हो गया, सबका हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई कर लिए सॉल्व, पूरा किए थे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, साइन 270 डायरेक्ट आना चाहिए, तो कैसे सॉल्व किए बताओ पहले, बॉयज हुआ है ये ना, सॉल्व कर लिया हो ना, चलो बोलो साइन 270 कैसे करोगे इसको सॉल्व, 180 + 90, ये तो डायरेक्ट आना चाहिए वैसे भी तुम्हारे पास, ठीक है। चलो 180 + 90 कर लिया तुमने, बोलो 180 + थीटा क्या होगा, साइन 270 है ना, हाँ बोलो क्या करने का, बोलो 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिख दिया नेगेटिव। 180 पे क्या होगा, साइन का साइन रहेगा, समझे, तो साइन क्या हो जाएगा 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 = 1, तो आएगा आंसर -1, सिंपल, समझा, ठीक है ना, तो आंसर आएगा -1। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, बता देता हूँ मैं, ये 0 एंगल है, ये 90 है, ये क्या है 180 है, ये 270 है, और ये क्या है 360, ऐसा है, ठीक। अब समझो साइन 0 कितना होता है, 0, तो फिर ऐसे याद रखना 0, फिर क्या होगा, साइन 90 क्या होता है +1, तो 0 1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा +1, ऐसे जानने का, ये याद रखो, ऑल्टरनेट करना है, 0 90 में क्या होगा 1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा, देखो क्या आया, साइन 270 पे क्या आया, ये ट्रिक है उसको याद रखने की, ये साइन और कॉस पे ही लगाना, लेकिन किस पे लगाना, साइन और कॉस, ठीक है ना। तो साइन के लिए यहाँ पर क्या है 0, 0 पे 0, 90 पे क्या है 1, तो 0 1, फिर क्या होगा 0, फिर -1, फिर 0। अब समझा, कॉस के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 = 1 और cos 90 = 0, तो ये क्या होगा 1, cos 0 = 1, cos 90 = 0, cos 180 = -1, फिर ये क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1। बात समझ आई, ऐसे जाना, ठीक है ना। चलो भाई लास्ट वाला फिर खुद से करो, 6 वाला cos 270, सेम लॉजिक, इसी तरीके से करना उसको, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी समझा दिया आपको मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये नहीं आ रहा था क्या, सेक थीटा कितना है 5/3, कितना ये 5/3, और थीटा 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0 और 90 मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें क्या है टी रेशियोज, क्या ये टी रेशियोज, ठीक है ना, सभी टी रेशियोज निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे, सेक थीटा की आइडेंटिटी बताओ, 1 टेंजेंट सीकेंट बताया था मैंने, है ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan² थीटा = क्या होगा sec² थीटा, तो देयरफॉर tan² थीटा क्या मिलेगा, 10 निकाल लो पहले, tan² थीटा क्या मिलेगा, tan² थीटा मिलेगा sec² थीटा -1, ये मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो कितना होगा 25/9 -1, 25 में से 9 गया 16, 16/9, आंसर आएगा 4/3, ये क्या मिला tan थीटा आ गया, tan थीटा से क्या आएगा cot थीटा आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा, आओ उसको देखते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, sec थीटा का उल्टा इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा cos आएगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा आपका 3/5, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा, tan थीटा कितना है, हाँ तो sin थीटा वही है ना 4/3 = क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या मिला 3/5। अब बताओ दोनों कौन साथ में,
3/5, तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 4/3 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इंटू 5 डिवाइड बाय क्या होगा 3, 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, फिर अब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं ना, सब आ गया ऑलमोस्ट। कॉट थीटा बताओ क्या आएगा, यहाँ से बताओ, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा 3/4 हो जाएगा, और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 5/4। डन, सभी रेशियो आ गए, 6 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। अब मैं नए फॉर्मूलेज बताऊंगा, जिनका नहीं हुआ था कॉपी कर लो उसको। हाँ बोल बेटा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेज हमने कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री बस अभी कुछ और फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूँ मैं, रेंज वाला पार्ट कराऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आइए, तो बच्चों अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट पे जाना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो। तो अब क्या है हमारा आर्टिकल 1.5 इंपॉर्टेंट टी फॉर्मूलेज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले ये वाले फॉर्मूलेज मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले। ये देख लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद आपका फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। उसके बाद आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, वो है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो पहले तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। कैसे याद रखने का, तो ये दो याद रखने का, बाकी याद हो जाएगा। कॉस वाले फॉर्मूले से फॉर्मूले का ट्रिक है याद करने का, कैश ऑन डिलीवरी। क्या ट्रिक है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी मतलब क्या, कॉस में अपोजिट साइन आएगी और ड्यूप्लेट आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस में अपोजिट साइन आएगी और ड्यूप्लेट आएगा। कॉस में देखो क्या आएगा, कॉस में अपोजिट, देखो यहाँ क्या है, इधर पे क्या आ रहा है, इधर माइनस, इधर पे क्या आ रहा है, तो अपोजिट साइन आई और ड्यूप्लेट आएगा। ड्यूप्लेट मतलब क्या, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब समझा, ऐसा है, ठीक है ना। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो इस तरीके से कैश ऑन डिलीवरी से आप इसको याद रख सकते हो। साइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से याद कर लोगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉपी कर लो जल्दी से, tan के फॉर्मूलेस बताता हूँ फिर। चलो, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में, 4 फॉर्मूलेज ये हो गए। फिर और कुछ फॉर्मूलेज है वो बताता हूँ मैं आपको। आइए, और फॉर्मूलेज क्या है, और फॉर्मूलेज हैं जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला, tan a प्लस बी, दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसके बाद tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, वो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद करने में ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद साइन का एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 2a या 2 थीटा करके लिखता हूँ मैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको काम आ जाएगा कुछ दिन में ये, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद एक फॉर्मूला आपका है कॉस के 3 फॉर्मूलेज हैं, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। कॉस के 3 फॉर्मूलेज क्या हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है, या कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोल दो, 1 माइनस 2, सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। फिर इन्हीं को मॉडिफाई करके और फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, अब सॉरी ये 1 माइनस का है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस का 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इतने फॉर्मूलेज आपको रिक्वायर्ड है 2 साल की फिजिक्स में, समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतने ही फॉर्मूलेज हैं, बहुत फॉर्मूलेज पढ़ने हैं आपको, समझे, ठीक है ना। ये फिजिक्स में जितने काम आने वाले हैं वो बता दिए मैंने, कॉपी कर लो। रेंज बताता हूँ फिर रखना उसको भी, ठीक। तो अब जो है हमारा आर्टिकल 1.6 रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या है? तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर साइन थीटा की कोई आपको रेंज पूछे तो साइन थीटा -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है। कॉस थीटा की कोई रेंज पूछे तो वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है। टैन थीटा की रेंज पूछे तो वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है, आई एम सॉरी -∞ से +∞ के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। ये हो जाएगी तीनों की रेंज, ठीक। तो ये रेंज आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल में कहीं कहीं काम आएगा। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उस चैप्टर पे टेस्ट कंडक्ट करवा दूंगा मैं, समझे। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट होता है, उसके बाद टेस्ट देना है आपको उसका, ठीक। चलो अब एक और चीज़ आपको अक्सर फ्रिक्शन में या कुछ कुछ जगह पर काम आएगी, वो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर ऐसा है तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -√a² + b² से लेके +√a² + b²। अभी तुम्हारे भेजे में ही नहीं जाएगा ये क्या लिखा है मैंने, जब प्रॉब्लम कराऊंगा तभी समझेगा, ठीक है ना। अभी बस को नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे तुमको स्कूल में जब छोटे थे तुमको पता था कि ABCD क्यों लिखा रहे इतना मार मार के, हाँ इतना मार मार के स्लेट पे ABCD लिखाते रहते थे, नहीं समझता था ना तब, लेकिन बाद में समझ में आता है काम की चीज़ है कि, तो वही है, ठीक है। तो वैसी हाल है, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बताता हूँ, पहले इसको कॉपी करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ऑसिलेशन, वेव्स और AC सर्किट्स वाले प्रॉब्लम चैप्टर्स में, बहुत सारा आपको ये काम आएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब जो है आर्टिकल 1.7 दिस इज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस क्या है इसको समझ लो। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस अगर ऐसा हो जाए, इफ़ थीटा इज लेस देन 5 डिग्रीज, थीटा अगर क्या हो 5 डिग्री से कम हो, 3 डिग्री 4 डिग्री 2.1 डिग्री ऐसा कुछ हो, थीटा इज लेस देन 5 डिग्रीज, देन तब होगा साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यानी ये जो भी थीटा होगा, साइन थीटा जो भी होगा, सीधा उसका आंसर थीटा लिख देने का। इंटरफेरेंस में काम आएगा जब मैं वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा। उसके बाद टैन थीटा भी क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली थीटा होगा। कॉस थीटा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। कॉस थीटा क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा अपना 1 होगा। तो कब होगा ये तीनों चीज़ें कब होंगी, जब थीटा क्या होगा लेस देन 5 डिग्रीज। यहाँ पर प्लीज़ नोट, PS मतलब क्या होता है, पोस्टस्क्रिप्ट। क्या होता है वो, पोस्टस्क्रिप्ट, यानी उसका मतलब होता है प्लीज़ नोट करो, प्लीज़ नोट थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए। अब मैं इसके प्रॉब्लम्स कराता हूँ, पहले इसको कॉपी करो। 1-2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, 3 हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। नहीं लिख नहीं सकते, थीटा रेडियन में होगा। मैं लॉजिक समझना है, लॉजिक चलो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, मैं इसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ। शहजीन देखो, ठीक है। तो अगर ऐसा है जैसे आपके पास साइन 30 डिग्री है, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। साइन 30 क्या होता है, हाफ मतलब क्या होता है 0.5 होता है, ठीक। अब ये 30 डिग्री है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, π/6 ये होगा 0.5। ये पाए का उसका एक्चुअल वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, क्या होगा बताओ, 3.14, ये हो जाएगा 0.5। इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6 0 जा 0.6 5 जा, फिर कितना होगा 6, हाँ 6 2 जा 6 2 जा, तो साइन 0.52 इज इक्वल टू 0.5। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो जो यहाँ आ रहा है वही तो आंसर में है, यही तो बोल रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर लिखा है एंगल में वही आंसर है।
अब समझा? तो यहाँ पर जो आ रहा है एंगल, आंसर भी वही आ रहा है, ऑलमोस्ट वही आ रहा है। इस वजह से साइन थीटा का सीधा आंसर क्या लिख दो? थीटा लिख दो। तो साइन 30 का आंसर इज 0.5, तो साइन 0.52 का आंसर इज 0.5। तो ये ऐसा है, ये लॉजिक है इसके पीछे, समझे? तो अप्रोक्सीमेटली वो वही आंसर देता है। ठीक, चलो अब जितना तुम्हारे भेजे में गया ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं बताएगा ये, समझे? ठीक है ना? ये मुझे किसने बताया था? मुझे मेरे जो साइंटिस्ट टीचर थे डॉक्टर एम एन नेहते, BRC साइंटिस्ट, उनसे पूछा था मैंने 2-3 टीचर से पूछा था, उनमें सिर्फ उन्होंने ही बताया था मुझे इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे आता है ये। ठीक, चलो अब ये हो गया। अब प्रॉब्लम्स कराता हूँ मैं आप लोगों को। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 5। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आपको साइन 1 डिग्री का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री क्या होगा बताओ? सबसे पहले क्या है, देखो ये एंगल जो है इसका 5 से कम है, 5 से कम है, 1 डिग्री है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, रेडियंस में होना चाहिए। तो इसको डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ आई? ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 180। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो एंगल की जगह क्या लिखा है? पाई बाय 180। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 180, यही आंसर है इसका। तो जो साइन के एंगल है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब समझा? जो उसका एंगल है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2 डिग्री। क्या है वो? tan 2 डिग्री। तो tan 2 डिग्री बताओ क्या होगा? बोलो। tan सबसे पहले कन्वर्ट करो, 2 डिग्री 5 से कम है, बोलो 2 इंटू क्या होगा? पाई बाय 180, यही होगा। तो आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा tan पाई बाय 90 होगा। पाई बाय 2 नहीं, क्या? पाई बाय 90। और मैंने क्या बोला? tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 90। अब समझा? ऐसा है। तीसरा क्या है? तीसरा है cos 1 डिग्री। तो cos 1 डिग्री तो सीधा सीधा ही है ना, क्या होगा बोलो? देखिए cos जो भी एंगल होता है उसका आंसर सीधा सीधा क्या होता है? 1 आता है। एंगल कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो तीसरा है हमारा cos 1 डिग्री। तो cos 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, सीधा आंसर 1 है इसका। समझा? ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। काम क्या आएगा? काम 2 चीज़ें आएंगी। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्योंकि आगे जाकर के एक ऐसा प्रॉब्लम आएगा जब तुम लोगों में पढ़ाऊंगा अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट ऑप्टिक्स में, तो वहाँ एक स्टेप में ये आएगा कि साइन थीटा टेन थीटा को इक्वेट करना होगा, क्योंकि दोनों थीटा के बराबर है। समझे? ठीक है ना? मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होने वाली, वो बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर एंड होता है, आप स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कॉपी, चलो ये भी हो गया। अब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है उसको देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी क्या है इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता क्या है, कुछ आइडिया है? पोजीशन बताता है। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि क्या करें, किसी की पोजीशन पता कर पाए। बात समझ आई? इसी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया जाता है। छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। जितने भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, तो वो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम आता है। वो सब क्या करते हैं, ऐसा उन लोग एक जाल बिछा के रखते हैं। जाल मतलब इंटरनेट जैसे जाल होता है वर्चुअल, जिससे उन लोग क्या करते हैं, वो रेडार से उन लोग उसकी पोजीशन पता करते हैं कि एरोप्लेन्स की पोजीशन क्या है। और जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके बीच में कम से कम 1000 फीट का डिस्टेंस होता है। एक एरोप्लेन इधर जा रहा होता है तो 1000 फीट नीचे दूसरा एरोप्लेन जाता है। इस वजह से वो टकराते नहीं हैं। उसमें किसकी हेल्प लगती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बात समझ आई? ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा बहुत भयंकर हादसा हुआ है इंडिया में, पता है तुमको? कौन सा? 2 प्लेन टकरा गई थी। ध्रुव राठी ने रिसेंटली वीडियो बनाया था उसके ऊपर। ध्रुव राठी पता है? नहीं, कैरी मिनाटी पता होगा, है ना? हाँ, कैरी मिनाटी पता है, हिंदुस्तानी भाव पता है, ध्रुव राठी नहीं पता है। ठीक है, तो ध्रुव राठी ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था उस पर। एक बहुत भयंकर हादसा हो गया था कि रशियन एयरक्राफ्ट और रशियन प्लेन, पैसेंजर प्लेन था, और इंडियन प्लेन, दोनों ऐसे सीधा आकर के हेड टू हेड कोलाइड कर गए थे। अनफॉर्चुनेट हादसा था, अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी। ठीक है, चलो।
तो ये सब में क्या होता है, पोजीशंस पता करने के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लगती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, उसमें हम तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, एक अपने पास ये एक्सेस होता है, 3 एक्सेस होते हैं जनरली, और तीनों जहाँ मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन वो रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको अगर पूछता है कि मुमरा स्टेशन कहाँ है, तो आप बोलते हो यहाँ से 1 किलोमीटर, बोलते हो ना, यहाँ से 1 किलोमीटर। तो आपने जाने अनजाने अपने आप को ओरिजिन मान लिया कि मैं अपने आप को ओरिजिन मानता हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर है। अब समझ आया। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से आप डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हो। ओरिजिन कहाँ रखने का आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी रख लो उसको, है ना, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ ओरिजिन रखना है वहाँ रख लो, ठीक है। बस वो पॉइंट से डिस्टेंसेस मेजर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और उसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो 3 एक्सेस हमारे पास होते हैं। अब जो है ये हमारे 3 जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, इसमें अगर मुझे यहाँ पर पोजीशन बताना है, पहले मैं 2D में बात करता हूँ, एक्स और वाई में। यहाँ पर मुझे पहुँचना है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अरीब खड़ा है ना। अब मुझे यहाँ अरीब तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ से मुझे कितना चलना है। तो हम लोग का एक्स एक्सिस में मैं चला 5, कितना चला, एक्स एक्सिस में 5, और मैं चल रहा हूँ वाई एक्सिस में फॉर एग्जांपल 5 या 6 चल गया वाई एक्सिस में, कितना चला वाई एक्सिस में 6। तो मैं यहाँ चला 5 यूनिट, यहाँ चला 6 यूनिट और अरीब मुझे मिल गया, समझे। तो मेरे पास यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे होगा 5,6। अब समझा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट 5,6 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस में 5 चलो, वाई एक्सिस में 6 चलो, तब जाके वो पॉइंट तक पहुँचोगे आप। अब समझे। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 3,8, मतलब बताओ, एक्स एक्सिस में 3 चलना है, वाई एक्सिस में 8 चलना है, तब वो पॉइंट तक पहुंचोगे आप। अब समझा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,4,5, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस में 4 चलना है, जेड एक्सिस में 5 चलना है, तब आप पहुंचोगे वहां तक। तो जब 2 कोऑर्डिनेट बोलते हो तो सिर्फ प्लेन में चलते हो, इधर 3 कोऑर्डिनेट बोल दिया तो इधर चला फिर यहाँ पर आ गया, 3 कोऑर्डिनेट 3D, बाहर भी आना है। अब समझा, ये मतलब है इसका। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो समझा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो है ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या करता है, पोजीशन बताता है। क्या बताता है, पॉइंट्स की पोजीशन बताता है। कौन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स की पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो क्या होती है, ओरिजिन, लिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। ओरिजिन क्या होता है, एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और बाकी क्या होता है, एक्सेस या एक्सेस होता है। एक एक्सिस होगा तो एक्सिस बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो एक्सेस बोलेंगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है उसका, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद पोजीशन अगर बतानी है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से बता सकते हो। तो ये जो अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एब्सिसा। क्या है ये, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। समझे, ठीक है ना। नाम याद रखना, कभी कभी सवाल में ये भी दे सकता है, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है ना। चलो, जेड का मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो, तो ये 2 जनरली काम आते हैं, ठीक है। नहीं पता मुझे, मैं कल बताता हूँ पता करके, ठीक है। तो ये जो जनरली काम आते हैं, 2 साल की फिजिक्स में जेड कोऑर्डिनेट का नाम कहीं पे नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट नाम क्या है, ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया। इसके बाद जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताओ, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 2D की बात करेंगे तो 2D में जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट ऑफ, हाँ, x2 - x1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, y1 द होल स्क्वायर। और अगर 3D की बात करेंगे तो मतलब क्या, 2D में ऐसा है, 2 पॉइंट होंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट होंगे, x1 y1 x2 y2, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो। 3D में क्या होगा, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अगर 3D में होगा तब डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, तब डिस्टेंस फार्मूला आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, ये भी हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, बोलो। ये 2.2 था
और 2.3 बता रहा हूँ मैं आर्टिकल। ये क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। स्लोप होती क्या है? स्लोप इज ढलान, है ना। स्लोप मतलब ढलान। तो वो जो एंगल होता है वो स्लोप होता है कि कुछ और होता है स्लोप? जैसे हमारा ये सेंट मेरी है ना, सेंट मेरी इधर है ना, इधर सेंट मेरी की बिल्डिंग है, तो ऐसे आपको चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये जो एंगल थीटा है ये स्लोप है, ये पूरा ढलान है वो स्लोप है। क्या है स्लोप? थीटा स्लोप नहीं है। तो थीटा क्या है? थीटा ही स्लोप है। थीटा इंक्लिनेशन है, थीटा स्लोप नहीं है। थीटा तो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल है, थीटा तो एंगल है, इसका नाम इंक्लिनेशन है। स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब तो यही है ढलान, आसान भाषा में तो यही है ढलान। लेकिन स्लोप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है tan थीटा। क्या फॉर्मूला है? tan थीटा। तो स्लोप का लिटरल मीनिंग तो वही होता है, क्या होता है? ढलान। तो ढलान होती है उसी को स्लोप बोलते हैं। लेकिन स्लोप को मेजर कैसे करते हैं? हाँ, स्लोप का सिंबल है स्मॉल m और उसका फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, समझे। तो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये होता है आपका स्लोप। अब कैसे लिखने का समझाता हूँ मैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, इस लाइन ने ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो ये लिख दो आप इसका tan थीटा। क्या लिखो उसका? tan थीटा, ठीक है ना। अब क्या, अगर मेरे को इसके 2 पॉइंट्स मिल गए, क्या मिल गए? 2 पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट है क्या? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। तो स्लोप कैसे लिखते हैं पता है आपको? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है? ये क्या है? ऑपोजिट। ये क्या है? ऑपोजिट। और ये क्या है? एडजेसेंट। ये कितना होगा कोई बता सकता है मुझे? यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? ये पूरा ये कितना है? y1 है। और ये वाला पॉइंट कितना है? नहीं समझा? अरे बाबा ये क्या है? y1। हाँ, इसको y2 ले लो, चलो ये शायद समझ में आया ऐसे, x2, और इसको क्या कर दो? x1 y1 ले लो। ये क्या है? पूरा y2, और ये पॉइंट क्या है? y1। तो पूरे इसमें से ये निकाल दूंगा तो ये बचेगा। पूरे y2 में से पूरा y2 है, ये क्या है? y1। तो पूरे y2 में से y1 निकालेंगे तो ये बचेगा, समझे। तो ये जो साइड है ये क्या है? y2 माइनस y1। तो ये तो अपोजिट साइड है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या? y2 माइनस y1। और जो तुम लोग फॉर्मूला रटे हो ना, वो बता रहा हूँ आया कहाँ से, ठीक है। डिनोमिनेटर में एडजेसेंट साइड क्या है बताओ? एडजेसेंट क्या है? ये वाली साइड है। ये कैसे निकालूंगा मैं? ये डिस्टेंस क्या है? x2। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक का? ये x1। तो पूरा क्या है? पूरा है x2। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? x1। पूरे x2 में से x1 निकाल दो तो ये वाली साइड मिलेगी, और ये वाली साइड क्या है? एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। समझा तो ठीक है, वरना फॉर्मूला रट लेना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। समझा? ठीक है ना। तो ये हो गया स्लोप। अब इसके क्वेश्चंस करने हैं हम लोग, कॉपी करो। चलो आ जाओ। चलो देखो इलस्ट्रेशन 6 क्या कहता है बेटा? ये बोलता है एक पॉइंट है 2,14, ये है फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निकालना। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट है ना, और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा कितना है? 2, ऑर्डिनेट कितना है? 14। हो गया, ये निकालना है। और ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x एक्सिस, ठीक है ना। इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना और x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए पॉइंट को प्लॉट कर लो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ से 2 पे जाना है, ये होगा फॉर एग्जांपल 2, और यहाँ से 14 पे जाना है, ठीक है ना। तो ये होगा आपका कहीं फॉर एग्जांपल 14, ठीक है ना। तो ये होगा 14, तो होगा 2,14, समझे, ठीक है ना। चलो तो ये अपने पास है। अब बताओ इस पॉइंट का, मेरी बात ध्यान से सुनना साहब, ये डिस्टेंस कितना पहले बताओ? ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है ना। ये डिस्टेंस कितना बताओ? 14 यूनिट्स है। तो ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये तो रेक्टेंगल है, तो ये भी कितना होगा? 2 यूनिट्स ही होगा, 2 यूनिट्स होगा ना। अब इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स।
और इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? तो 2,14 का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y एक्सिस से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, और 2,14 का ही x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 14 यूनिट। यानी जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। समझा? ठीक है, ये अपना पॉइंट है। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है पॉइंट का? 2 यूनिट, और x एक्सिस से कितना यूनिट है इसका? 14 यूनिट्स। बात समझी? ठीक है ना? तो ये ऐसे इसको निकालेंगे, ठीक है ना? चलो भाई, ठीक, समझ आई ना बात? एकदम ईजी है। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए का वैल्यू निकालना है। ये आपके पास 2 पॉइंट्स है, -9 सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस दे दिया गया है, आपको a निकालना है। डिस्टेंस दे दिया गया है। डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट्स के बीच में? 13। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √of y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 द होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पहले y2 - y1 द होल स्क्वायर लिख दो। ये क्या होगा? ये होगा x1। ये क्या होगा? y1। इसको क्या लिख दो? x2। क्या इसको x1 y1 नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। इसको लिख देता x1 y1, इसको लिख देता x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत करना इसको लिख दिया x1, उसको लिख दिया y2, ये मत करना। समझे क्या बोल? समझा? अरे गधो, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो ये ऐसे इसको लिखने का है। अब क्या ये हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 13 लिख दिया मैंने। √of बताओ y2 क्या है? y2 3 है, y1 क्या है? 9 है। 9 है क्या? a है, तो y1 क्या है? a है द होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है? 3 है, x1 क्या है? +9 हो जाएगा। क्यों +9? माइनस प्लस द होल स्क्वायर। चलो, इतना तो आता है, वेरी गुड। स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करोगे कितना हो जाएगा? 169। ये कितना हो जाएगा? 3 - a द होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 10, 11, 12, है ना? तो 12 का स्क्वायर हो गया। ये समझा कैसे आया ना? ठीक है, चलो। इसके बाद क्या होगा ये बोलो? 169 - 144 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। पक्का ना? एकदम पक्का। 169 - 144 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 - a द होल स्क्वायर। बताओ क्या होगा यहाँ पर? बोलो। 25, है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास 25 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 - a द होल स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा? स्क्वायर रूट ले लो, ±5। प्लस और माइनस आएगा ना? क्यों प्लस और माइनस आएगा? क्योंकि आप स्क्वायर रूट लेने के बाद ये लिखते हैं कि 25 किसका स्क्वायर है, तो +5 का भी स्क्वायर है, -5 का भी स्क्वायर है, इसलिए +5। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? एक बार 5 = 3 - a, और एक बार क्या करेंगे? -5 = 3 - a। तो एक बार क्या हो जाएगा बताओ? a को यहाँ भेजो, 3 - 5, तो एक क्या होगा? -2। और a का दूसरा वैल्यू क्या होगा? a को यहाँ भेजो और 3 + 5, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। तो a का वैल्यू या तो -2 है या तो 8 है। ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है? चलो, तो कॉपी कर लो फटाफट से। 10th का प्रॉब्लम था ये। 10th में की ऐसा प्रॉब्लम तुम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अ डॉग वांट्स टू कैच अ कैट. Dog follows a path whose equation is y minus x equals to 0. Find the cat while the cat follows a path whose equation is x squared plus y squared is equals to 8. Coordinate of possible points of catching a cat are. तो जो डॉगी हमारा वो क्या कर रहा है? एक सा पाथ ले रहा है, तो उसकी इक्वेशन दी गई है, और जो कैट जो पाथ ले रही है उसकी भी इक्वेशन दी गई है। आपको शायद वो नहीं समझेगा, मुझे पता है वो दोनों के पाथ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जो डॉग जो पाथ ले रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो कैट जो पाथ ले रही है वो एक सर्कल है, क्योंकि वो सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है ना? तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है, मैं समझा दूंगा, बस ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक स्टैंडर्ड सर्कल कहते हैं इसको, या आप मैथमेटिक्स में सीखते हैं। नीट वाले बच्चे घबराइए मत, ऐसा कोई सवाल नहीं आता कभी नीट में। नीट में मैथमेटिकल सवाल इतना पूछता ही नहीं कभी, वो बस दे दिया प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। तो ये अपने पास एक सर्कल है, और उस सर्कल में बेसिकली हो क्या रहा है ना, अब समझो। पहले मैं सर्कल बना देता हूँ।
ऐसा है, वो स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर ओरिजिन पे आता है। सर्कल का एक सेंटर है, एक ओरिजिन है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे ले आओ, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। समझे? तो जो इसका इक्वेशन है ना, x² + y² = 8, ऐसा है ना, तो x² + y² = r², जो फॉर्मेट होता है, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, √8²। ये एक सर्कल का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? सर्कल। मतलब कैट एक सर्कुलर पाथ में जा रही है। अब समझे? और y - x = 0, ये होता है y = x, या फिर ऐसे बोल दो y - x = 0 जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन का पाथ है। कौन सा इसका कैसा पाथ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो कैट ऐसे सर्कल में घूम रही है और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये भागते 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 अब क्या होगा, कैट यहाँ पहुँची, ये भी स्ट्रेट लाइन से चलते चलते कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। तो क्या हो जाएगा? तो कोई ऐसा टाइम आएगा जब क्या करेगा ये, हाँ, कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों इधर पे एक ऐसे डॉग कैट को क्या करेगा? कैच कर लेगा। मतलब जब ये कैच करेगा तो लाइन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है कौन सा? x, y, और वो सर्कल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब समझे? तो जब उसको कैच कर लेगा तो x, y लाइन का और x, y सर्कल का दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है ना। तो यही बस फंडा है इसका। आइए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? x² + y² = क्या है? 8 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है? y - x = 0। तो जब ये इसको कैच कर लेगा, कैच करेगा तो क्या बोला मैंने? दोनों के x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। जब उसको कैच कर लेगा, पकड़ लिया, है ना। तो इसका मतलब ये है, इसको ऐसा पुट कर सकते हैं ना, y = क्या? x, y और x बराबर है, तो यहाँ पर y की जगह क्या पुट कर दो? जब उसको कैच कर लेगा तो दोनों बराबर है ना। तो ये जाएगा x² + ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से x² = क्या हो जाएगा? 8। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x² = 8, x² क्या हो जाएगा? 4। x का वैल्यू क्या होगा? +or -2। x का वैल्यू अगर +or -2 होगा तो y का वैल्यू, y और x क्या है? बराबर है, तो y का वैल्यू भी क्या होगा? y का वैल्यू होगा +or -2। अब समझे? या तो वो उसको +2, या तो ऐसा होगा x का वैल्यू +2, y का वैल्यू +2, 2,2 पे पकड़ेगा, या तो कहाँ कैच करेगा? -2, -2 पे। समझे? अब समझा? तो मतलब देखो ना, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन, यहाँ पे भी तो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये कौन सा है? 2,2, और ये कौन सा है? -2, -2। इस वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट में कट कर सकती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ है कैच करने की? या तो इधर या तो इधर। अब समझा? ये इसका लॉजिक है, ठीक है। इसके लिए आपको काफ़ी मैथ्स आना चाहिए, इसको विजुलाइज करने के लिए। ऐसा है, आपको तो पता ही नहीं ना उसकी कौन सी की इक्वेशन है, आपको क्या पता हो। चलिए, तो बिगिनर्स बॉक्स 2 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करना। अगले सेशन में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। और भी थोड़ा सा होमवर्क ले लो। पेज नंबर 34 पे एक्सरसाइज 1 दिख रही है ना सबको? लिख लो वहाँ पर। अगर PDF नहीं है, अभी बुक नहीं है, तो लिख लो वहाँ पर। एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो भाई, बिगिनर्स बॉक्स 2 करना है, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करना है, और जितने इलस्ट्रेशंस कराए वो आप लोग को फिर से सॉल्व करने हैं। 34 पे ही ना? हाँ, असाइनमेंट आज का ना, आज आने के टाइम, ठीक है। चलो, तो होमवर्क ले लो बाबा। ये एक्सरसाइज 1 के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिगिनर्स बॉक्स 2, इलस्ट्रेशन सारे 2 बार करने हैं, और जो मैंने बाकी की चीज़ें लिखाई हैं उसको याद करके आना है। समझे? क्या करना है? उसको याद करना है, ठीक। चलो।